नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2022 का पेपर जो दिसंबर 2022 में हुआ था। टोटल जो कॉमर्स के क्वेश्चंस थे सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसमें 60 क्वेश्चंस थे, 91 से लेकर 150 तक। उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं एचटेट 2023 के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ ईएमआरएस के एग्जाम के लिए और उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी कि 91 क्वेश्चन, इसका कॉमर्स का पहला क्वेश्चन है, वही डिस्कस करेंगे। कॉमर्स के ही क्वेश्चन इसमें। द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बिजनेस की पूरी लाइफ को समय के अंतराल में बांट दिया जाता है ताकि उसके प्रॉफिट को मेजर किया जा सके। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ये कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो आप पहचान करेंगे, उसके बाद जो सही जवाब है वो मैं बता दूंगा। आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं क्वेश्चन को सुनने के बाद या देखने के बाद। सही जवाब है ऑप्शन 3, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। लेखा अवधि अवधारणा हिंदी में बोलते हैं और इसी को पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम किसी बिजनेस के प्रॉफिट्स को जानने के लिए अनंत काल तक वेट नहीं कर सकते हैं। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें अगर प्रॉफिट जानने हैं तो हमें उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आमतौर पे यह अवधि 1 साल होती है, 1 ईयर, और 1 ईयर के बाद हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। हालांकि आजकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जमाना है, तो आप कभी भी अपने प्रॉफिट्स जान सकते हैं, कभी भी अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जो जनरल टेंडेंसी है अकाउंट्स को देखने की वो 1 ईयर है, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। नेक्स्ट है 92, the ratio in which the continuing partners have acquired the share from the retiring or deceased partner is called। इसमें ये पूछा गया है कि वह रेशियो जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर जाने वाले पार्टनर से, रिटायर होने वाले पार्टनर से या मृत साझेदार से हिस्सा प्राप्त करेंगे, उसके हिस्से को जिस रेशियो में प्राप्त करेंगे उस रेशियो को क्या कहते हैं? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो बाकी जो बचे हुए साझेदार होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। उस रेशियो को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो बोलते हैं क्योंकि जाने वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट को वो गेन करते हैं आपस में, तो इसलिए इस रेशियो को गेनिंग रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज आर आल्सो नोन एज। कुछ रेशियोज ऐसे होते हैं अकाउंटिंग रेशियोज में जिनको या तो हम लीवरेज रेशियोज कहते हैं या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज कहते हैं, और उन्हीं रेशियोज को हम एक और नाम से भी जान सकते हैं। वो कौन से रेशियोज होते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियोज। दरअसल जब लीवरेज रेशियो कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी कैपिटल में, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेट और इक्विटी, डेट और इक्विटी के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का स्ट्रक्चर। तो मोटे तौर पे डेट और इक्विटी के स्ट्रक्चर को ही देख लिया जाता है। उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी कह सकते हैं, डेट और इक्विटी के रेशियो को, क्योंकि कैपिटल बनी है डेट और इक्विटी से मिलकर के। इन्हीं को हम लीवरेज रेशियोज भी कह सकते हैं क्योंकि इनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना लीवरेज है। लीवरेज का मतलब होता है कि हम अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का जो अमाउंट यूज करते हैं उसको लीवरेज कहते हैं। अगर हम ज्यादा डेट यूज करते हैं तो इसका मतलब हम ज्यादा लीवरेज यूज कर रहे हैं। तो लीवरेज रेशियोज भी इनको कहा जा सकता है, और इनको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहा जा सकता है क्योंकि इनसे हमें ये पता चलता है कि एक फर्म लॉन्ग टर्म अपने जो लायबिलिटीज हैं उनको पे करने में सक्षम है कि नहीं है, क्योंकि जो डेट का मतलब यहाँ पे होता है वो लॉन्ग टर्म डेट से होता है। किसी फर्म का जो लॉन्ग टर्म डेट है वो जितना बढ़ता चला जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में,
उतना ही उसकी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी जो होगी वो खतरे में पड़ती चली जाती है। तो इसलिए 1 इसका सही जवाब रहा। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियोज लिक्विडिटी रेशियोज को कहा जाता है। नेक्स्ट है 94। इसमें हम देखेंगे ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू। डिसोल्यूशन जब किसी फर्म का होता है, समापन जब होता है, विघटन होता है, तो जो लायबिलिटीज होती हैं वो कहाँ ट्रांसफर होती हैं? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 4 रियलाइजेशन अकाउंट। हिंदी में वसूली खाता इसको बोलते हैं। जब कोई फर्म समाप्त होती है तो उसकी सारी एसेट्स जो बिक सकती हैं और सारी लायबिलिटीज जो थर्ड पार्टीज को पेमेंट करनी है, ये सब की सब ट्रांसफर कर दी जाती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट का रोल ये होता है कि लायबिलिटीज की पेमेंट करते जाते हैं और एसेट्स को बेचते जाते हैं। एसेट्स बेच करके अगर ज्यादा पैसा बच जाता है लायबिलिटीज को चुका करके फर्म के पास कुछ बच जाता है तो वो प्रॉफिट होता है, और कमी पड़ती है तो वो लॉस कहा जाता है रियलाइजेशन का। प्रॉफिट होता है तो फिर वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, लॉस होता है तो पार्टनर्स से चार्ज किया जाता है। ये फर्म के समापन के समय की प्रक्रिया रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से पूरी होती है। नेक्स्ट है 95। if the benefit of expenditure extends up to only for one accounting period it is called। अगर कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है, कोई खर्च ऐसा है कि उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा अवधि तक मिलता है। यानी कि हमने कोई खर्च ऐसा किया, जैसे फर्नीचर पे खर्च कर दिया, और फर्नीचर पे जो खर्च किया है, क्योंकि ये फर्नीचर नेचुरली 1 साल से ज्यादा ही चलेगा, 4 साल 6 साल 10 साल जितने साल तक चलेगा उतने साल तक इसका बेनिफिट हमको मिलता रहेगा। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, लेकिन इसमें हमें पूछा है कि ओनली 1 अकाउंटिंग पीरियड, ऐसा खर्चा जिसका एक्सपेंडिचर केवल 1 साल के अंदर अंदर ही हमें बेनिफिट देगा, है ओनली 1 अकाउंटिंग पीरियड, केवल 1 वर्ष तक। तो ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें 1 वर्ष तक ही मिलेगा, उन खर्चों को क्या कहते हैं? गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है उसकी पहचान करो, फिर इसका मैं मीनिंग भी बताऊंगा। सही जवाब है ऑप्शन 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चों को कहा जाता है, जैसे हमने सैलरी दी, वेजेस दी, रिपेयर रिपेयर कराई किसी चीज की, तो नॉर्मली जिनका बेनिफिट केवल 1 साल के अंदर तक मिलता है उन खर्चों को रेवेन्यू खर्चे कहा जाता है, और ये रेवेन्यू खर्चे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजायर्स टू रिडीम 5000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच एट पार आउट ऑफ अवेलेबल सफिशिएंट डिविजिबल प्रॉफिट्स। ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये चाह रहा है कि उसके 5000 डिवेंचर्स हैं जो कि 10% कूपन रेट वाले हैं, और 1000 रुपए का एक डिवेंचर है, इनको ये एट पार पे रिडीम करना चाहता है आउट ऑफ सफिशिएंट डिविजिबल प्रॉफिट्स। जिसके पास सफिशिएंट डिविजिबल प्रॉफिट है उनमें से ये रिडीम करना इनको चाह रहा है। इन दिस केस हाउ मच अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये पूछ रहे हैं कि इस केस में कितना अमाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा, एज पर रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट रीड विद रूल 18 सब रूल 7 ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। इसमें कहा गया है कि इस पर्टिकुलर रूल के तहत ये बताना है कि कितना डीआरआर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इस कंपनी को, इस बैंकिंग कंपनी को, इस एसबीआई को बनाना पड़ेगा डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए। इनके पास डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल है सफिशिएंट, जिससे ये रिडीम कर सकते हैं। तो देखिए गिवन ऑप्शंस में चूंकि हमें ये पूछा है कि एज पर रूल कितना बनाना पड़ेगा, तो जो रूल है उसको ध्यान में रखते हुए इसका जवाब हमें देना होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा इसका 0। दरअसल ये जो रूल है ये कहता है कि जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और रेगुलेट होती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, या जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो अब रिसेंट रूल हैं वो ये कहते हैं कि लिस्टेड कंपनीज को भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। डीआरआर केवल अब एक अनलिस्टेड कंपनी को ही बनाना होता है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10% तक की है डीआरआर बनाने की। तो ये 0 हो गया 96 का। 4 जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे 97। 97 में रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज अ करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा कोड इनमें से सही है, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट सही है या 2 सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है, ये बताना है। तो आप स्टेटमेंट पढ़ें और आइडिया लगाएं। पहला स्टेटमेंट कहता है क्या
कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर। ये दोनों ही नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि बार बार होने वाले नहीं, यानी कि ये बार बार नहीं होने वाले हैं, वो ये कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो एकदम ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों ही नॉन रिकरिंग हो जाएं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी नेचर होती है रिकरिंग, यानी कि बार बार होते हैं ये, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इनकी जो नेचर होती है वो नॉन रिकरिंग होती है, यानी कि बार बार नहीं होती, एक बार हो गया कई साल तक हमारा काम चलता रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट नहीं है पहला। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट कैसा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, whereas रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी। तो ये सही बात है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे नई मशीन खरीदी, नई बिल्डिंग बनाई, नई फिक्स्ड एसेट खरीदी, तो बिजनेस की क्षमता बढ़ती है। और रेवेन्यू खर्चे जो होते हैं वो क्षमता नहीं बढ़ाते। जैसे हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो बिजनेस की क्षमता नहीं बढ़ रही, रिपेयर करा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं, बट अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रह रही है। अगर हम रेवेन्यू खर्चे नहीं करेंगे तो कैपेसिटी नहीं रहेगी, मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो सेकंड है ये सही है, और इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन 2, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन विच एक्टिविटी ऑल प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, बट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन्ड और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये बात कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन की जिसमें जिस एक्टिविटी के तहत जो कंपनी होती है वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, बल्कि इसका प्रॉफिट का एक हिस्सा वो रिटेन कर लेती है, बिजनेस में ही रख लेती है, ताकि बिजनेस में उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जा सके। तो इसको क्या कहते हैं? गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स इसको कहा जाता है। इसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट भी इसको कहते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। इसका फर्क ये पड़ता है कि जो प्रॉफिट्स है उनका कुछ हिस्सा फर्म बिजनेस में ही रख लेती है, बिजनेस में ही लगा देती है, इससे बिजनेस को की साइज को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है 99, a company raises a company issues 1000 debentures of ₹100 each at a discount of 6%। एक कंपनी इशू करती है 1000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 6% डिस्काउंट पे इशू कर रही है, एंड द डिवेंचर्स आर टू बी रीपेड बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000। और डिवेंचर जो है वो रीपेड होने हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में 20,000 रुपए की में, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के लास्ट में 20,000 रुपए रिडीम कर देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, पहले साल से स्टार्ट करके। विच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लास्ट में कितनी अमाउंट रिटर्न ऑफ होगी यह बताना है। आप इसको ट्राई करें, कोशिश करें, पॉज करके चेक करें, और फिर इसके बाद इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन कैसे करना है कि सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है। डिस्काउंट राइट ऑफ तो तभी पता चलेगा। डिस्काउंट राइट ऑफ का मतलब होता है कि उस डिस्काउंट का कितना खर्चा हम इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे में दिखाएंगे, उसी को कहते हैं राइट ऑफ करना। किसी खर्चे का, किसी एक्सपेंसेस का एक पार्ट पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिखना, इससे उस खर्चे का उतना पार्ट पी एंड एल से चार्ज हो जाता है, उसको रिटर्न ऑफ कहते हैं। हमें अंदाजा लगाना है पहले तो डिस्काउंट है कितना। तो डिवेंचर कितने हैं जी? 1000 डिवेंचर है। तो हमें ये जानना होगा कि 1000 डिवेंचर्स के हिसाब से, और जो एक डिवेंचर का प्राइस है वो है 100 रुपीज ईच, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स तो हो जाता है 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज तो हो गए डिवेंचर्स के। अब हम जानना है डिस्काउंट कितना है, तो 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, 1 लाख पे 6%, एट द रेट ऑफ 6% आप डिस्काउंट लगाएंगे, तो जो डिस्काउंट की अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 6000। अब 6000 रुपए टोटल डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट का मतलब ये लॉस है फर्म के लिए। अब लॉस जो है वो राइट ऑफ होना चाहिए उतने पीरियड में जितने पीरियड में उसका बेनिफिट मिले। तो इसका बेनिफिट हमें कितने पीरियड में मिलेगा? ये कह रहे हैं कि ये जो डिवेंचर्स हैं ये 20,000 की इंस्टॉलमेंट में रीपे करने पहले साल से शुरू करके। तो टोटल जो 1 लाख के डिवेंचर हैं इनका फर्स्ट ईयर जो रिडीम होगा वो 20,000 हो जाएगा। तो पहले साल 20,000 रिडीम हो जाएगा, यानी कि पहले साल के लिस्ट में हमने ये यूज करे कितने डिवेंचर? 1 लाख डिवेंचर पहले साल हमने यूज करे, पूरे के पूरे साल के लास्ट में 20,000 लौटा दिए। तो सेकंड ईयर के लिए हमारे पास 80,000 रुपए के डिवेंचर रहे, यानी कि हम डिवेंचर का पहले साल तो पूरा 1 लाख यूज करा, फिर 20,000 लौटा दिए, तो कंपनी ने सेकंड ईयर में 80,000 यूज करा, फिर 20,000 लौटा दिए, तो थर्ड ईयर में 60,000 यूज करेंगे, फिर 20,000 लौटा देंगे थर्ड ईयर के लास्ट में, तो फोर्थ ईयर में 40,000 यूज करेंगे,
और फोर्थ ईयर के लास्ट में फिर से 20,000 वापस कर देंगे, तो फिफ्थ ईयर के लास्ट में हम 20,000 यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि हमने पहली बात तो ये पैसा यूज किया 5 साल तक। तो 5 साल तक क्या हमने समान पैसा यूज किया? नहीं, समान भी यूज नहीं करा। पहले साल ज्यादा यूज करा, फिर कम करा, फिर कम करा, फिर कम करा। तो हमें प्रोपोर्शन का भी ध्यान रखना है कि केवल 5 साल में ही नहीं बांट देना है इस पैसे को 6,000 को। हमें 5 साल में ही देखना है, हर साल कितना यूज किया उसके हिसाब से वेट देना है। तो वेट देने का तरीका क्या है कि हमने देख लिया फर्स्ट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था, सेकंड में कितना आउटस्टैंडिंग था, थर्ड में कितना आउटस्टैंडिंग था, फोर्थ में कितना था, फिफ्थ में कितना था। तो 5 साल में ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट था। पहले साल हमने 1 लाख यूज करा, इनको वेट देंगे। वेट कैसे देंगे? 20,000 से हम जो लोएस्ट अमाउंट है उससे इसको काटते हैं। तो 20,000 1 टाइम 20 हो जाएगा, और 2 टाइम 40,000, 3 टाइम 60,000, 4 टाइम 80,000, 5 टाइम 1 लाख, यानी कि ये इसका प्रोपोर्शन बनना है यूसेज का। तो ये वेट हो गया। तो अब इस वेट का हम करेंगे टोटल। वेट का टोटल हो जाएगा 5 4, ये मिला करके 9 3 12 2 14 115, टोटल हो गया 15। इसका मतलब टोटल अगर हम 15 पार्ट कर दें इस 16,000, इस 6,000 की 6,000 का जो खर्च है, इसके अगर हम 15 हिस्से कर दें तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले साल इसका 5 हिस्सा यूज करा हमने, तो लिखेंगे 5/15 यानी 5/15। तो 6,000 इंटू 5/15। तो पहले साल का जो वेट है उसके अकॉर्डिंग कितना खर्चा पहले साल के हिस्से में आना चाहिए, क्योंकि पहले साल ज्यादा पैसा यूज करा तो ज्यादा डिस्काउंट का राइट ऑफ भी पहले साल ही होना चाहिए। तो 5 3 हो जाएगा 15, 3 से इसको काट देंगे, 3 2 जा 6 और ये आ जाएगा 2,000। इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 2,000 रुपीज। ऐसे ही किसी भी साल का हम निकाल सकते हैं। ये तरीका है चार्ज करने का खर्चे को एक प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 100। The study of mutual relationship between different components or their totals of the financial statement for a definite period of time is called। स्टडी करना चाहते हैं हम म्यूचुअल रिलेशनशिप अलग अलग कंपोनेंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल के साथ किसी कंपोनेंट्स का किसी डेफिनेट पीरियड के लिए, तो इसको क्या कहा जाता है? इस टाइप की स्टडी को ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसका चयन करना है। सही जवाब है ऑप्शन 2, वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस। दरअसल जब हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट के हम एक पर्टिकुलर ईयर के डेटा को देखते हैं कि 2023 का, और बैलेंस शीट का टोटल सपोज करिए 10 लाख है, और इसके जो कंपोनेंट है वो लिखे हुए हैं, फिक्स्ड असेट कुछ है, करंट असेट कुछ है, कैश इतना है। अगर हम इनकी आपस में केवल तुलना करें या इसका इससे तुलना करें, जब इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे, इनका हम रिलेशन निकालेंगे, तो ये हम एक ही ईयर के डाटा का वो है एनालिसिस कर रहे हैं। जब एक ही ईयर का डाटा है तो इसको कहा जाता है स्टैटिक, और जब कई साल के डाटा का एनालिसिस करते हैं तो इसको डायनेमिक कहा जाता है। इसको वर्टिकल भी कहा जाता है क्योंकि हम वर्टिकली डेटा का एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम 2 साल के डेटा बराबर में लिख के उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं, जैसे 2022 का 23 का, तो ये जो कंपैरिजन होता ये डायनेमिक भी हो जाता। 2 साल के डेटा का हम एनालाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। तो अभी के लिए ये वर्टिकल है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है 101। इसमें पूछा गया है इट डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। ए अपने बिजनेस के प्रॉपर रिकॉर्ड रखता नहीं है। वो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। आपको साल का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का ये सिस्टम है, उससे आपको प्रॉफिट का पता लगाना है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ड्रॉइंग साल के दौरान जितने किए वो दे रखे हैं, और कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर ये दे रखा है। आप सीधा सीधा अगर देखोगे कि ओपनिंग कैपिटल इनके पास 2 लाख रुपीज की थी, मान लो 2 लाख इनके पास साल के शुरू में थे, फिर उन्होंने क्या किया, ड्रॉइंग कर लिए 60,000 के। तो 2 लाख में से ड्रॉइंग 2 लाख कैपिटल का मतलब मालिक का पैसा लगा हुआ था, 60,000 उसने विड्रॉ कर लिए, तो बिजनेस में कितने रह जाने चाहिए थे? बिजनेस में रह जाने चाहिए थे 1,40,000। फिर वो कह रहे हैं कि कैपिटल ऐड भी की गई है ड्यूरिंग द ईयर 75,000। तो साल के दौरान उन्होंने 75,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ही इन्वेस्टेड रुपीज 75,000 ड्यूरिंग द ईयर इन हिज बिजनेस। नाउ द कैपिटल शुड हैव बीन, अब जो कैपिटल हो जानी चाहिए थी उनकी, वो कितनी हो जानी चाहिए थी? वो हो जानी चाहिए थी 2,15,000। तो इतनी होनी चाहिए थी। बट हम देख रहे हैं कि साल के लास्ट में केवल इतनी इंफॉर्मेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि साल के लास्ट में इनकी कैपिटल जबकि 2.5 लाख है, तो कैपिटल तो होनी चाहिए थी। अगर फर्स्ट कैपिटल के हिसाब से ड्रॉ कर लिया, वो घटा दिया,
और एडिशनल लगाई वो जोड़ दी तो होनी चाहिए थी 2,15,000 लेकिन 250 है। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस ने अपनी एसेट्स में कुछ वृद्धि की है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसमें से ये लेस करेंगे तो हमें 35,000 का बेनिफिट डिफरेंस दिखेगा, यानी कि 35,000 रुपए फर्म ने अर्न करे हैं, यही इसका प्रॉफिट है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 35,000। ये हमने डायरेक्ट तरीका निकाल लिया है। आमतौर पे जब कंप्लीट क्वेश्चन में सॉल्यूशन सिखाया जाता है तो इस तरीके से सिखाते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल, वो भी मैं बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल थी 2.5 लाख, उसमें दरअसल हम उल्टा तरीका अपनाते हैं। ये डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट मेथड होता है कि क्लोजिंग में साल के लास्ट में हमारे पास कैपिटल है 2.5 लाख। इसमें हम देखेंगे ड्रॉ कर लिए साल के दौरान 60,000, अगर ये ड्रॉ नहीं करते तो ये कैपिटल ज्यादा होती, यानी कि ऐड करते हैं 60,000 को, ऐड बैक जो निकाल लिए वो फिर से ऐड बैक कर लिए, तो ये आ जाएगा कितना 3,10,000। फिर इसमें चेक करके देखते हैं कि कैपिटल ऐड करी थी ड्यूरिंग द ईयर 75, बढ़ाई थी, अगर ये ना बढ़ाते तो इतना कम होता, तो लेस करेंगे इसमें से जो एडिशनल लगाए उसने 75,000, और इस तरह इसकी जो एडजस्टेड कैपिटल है एट द एंड ऑफ द ईयर वो कितनी बचती, वो बचती 10 से 5 ये 5 गया, 10 से 7 ये 3 गया, और ये 2,35,000 हो गया। अब देखेंगे ये एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इसको बोलते हैं, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मतलब अगर क्लोजिंग कैपिटल में ये एडजस्टमेंट ना होते, कोई ड्राइंग ना होता, कोई एडिशनल कैपिटल ना होती, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी इतनी रहती 235। अब इसमें से लेस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख थी। तो ये तरीका होता है इनडायरेक्ट तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं, आमतौर पे बुक्स में ये तरीका दिखाया गया होता है। तो ये 35,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट आ जाता है। आप कैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 102, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग नेट प्रॉफिट इन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए चार्ट नोन एज। रिप्रेजेंटेशन वेरियस फैक्टर्स का जो नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ उसका रिलेशन देखते हैं चार्ट बना करके, इसको क्या कहते हैं। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से सही जवाब है, इसको कहते हैं ड्यू पॉइंट चार्ट कहते हैं। इससे एनालाइज करते हैं हम प्रॉफिट का और कैपिटल एम्प्लॉयड के रिलेशन का। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹21,28,000 and total debts are ₹42,50,000. If a company's long term debts are ₹27,30,000 then the current ratio will be। तो करंट रेशियो क्या होगा। तो पहली बात ऐसे क्वेश्चन में हमें जानना चाहिए कि करंट रेशियो होता क्या है, इसके लिए हमें कौन कौन से आइटम चाहिए। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो हमें एक तो करंट एसेट चाहिए, इसमें एक करंट लायबिलिटी चाहिए। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कहां से मिल सकती है, अवेलेबल डेटा को चेक करते हैं। कंपनी की दे रखी है उन्होंने वर्किंग कैपिटल हमें, और दूसरे दे रखे हैं टोटल डेट। टोटल डेट के साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं। अब टोटल डेट में से अगर लॉन्ग टर्म डेट घटा देंगे तो हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट यानी कि करंट लायबिलिटी घट जाएगी। तो पहला हमें एक आइटम ये मिल जाता है आसानी से, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 42,50,000 में से माइनस कर देंगे 27,30,000। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाता है, तो 50 में से 30 गए तो 20,000 सीधा सीधा ये आ जाता है, और 42 में से 27 माइनस करना है, 12 में से 7 जाएगा 5 आ जाएगा, 3 में से 2 यानी कि 15,20,000 आ जाएगा आपके पास करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आपकी आ गई 15,20,000। अब अगेन हमें करंट एसेट और चाहिए, यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल हम निकालते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके वर्किंग कैपिटल निकल आती है। अभी हमें चाहिए क्या, करंट एसेट। तो करंट लायबिलिटी का क्या करेंगे, अगर हम करंट लायबिलिटी को इधर ले जाते हैं तो करंट एसेट हमारे पास कैसे निकलेगी, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी करेंगे तो हमारे पास करंट एसेट आ जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल ये दे रखी है हमें 21,28,000 और करंट लायबिलिटी है 1520, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी करंट एसेट। अब आप करंट एसेट निकाल लें, इनको टोटल कर देना है। टोटल इनको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 और 21 का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 36 लाख, और 20 और 28 का करेंगे तो ये आ जाएगा 48,000। इस तरह ये हो जाता है 36,48,000। अब 36,48,000 करंट एसेट हो गई और ये करंट लायबिलिटी हो गई, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कर लें, यानी कि 36,48,000 ये आपकी करंट एसेट्स हैं, इसके अपॉन कर लें आप 15,20,000। तो ऐसा करेंगे तो आपको करंट रेशियो पता चल जाएगा, CR करंट रेशियो। तो करंट रेशियो आप कैलकुलेट कर लें, इससे इसको आपको
डिवाइड कर देना है। जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, इससे आप पूरा पूरा काटेंगे तो ये आ जाता है 2.4। तो 2.4 अपॉन 1 रह जाएगा, यानी कि जो रेशो हो जाएगा वो 2.4 रेशो 1। और इस तरह जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 104, विच रेशियो इंडिकेट्स द फर्म्स कैपेसिटी। कौन सा रेशियो इंडिकेट करता है फर्म की कैपेसिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट, इन प्रोक्योर एडिशनल लोन, इन इन्फॉर्म वेदर द फर्म इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा रेशियो इंडिकेट करता है फर्म की कैपेसिटी कि वो अपने लॉन्ग टर्म डेट को पे कर सकती है, साथ ही साथ वो एडिशनल लोन भी प्रोक्योर कर सकती है, साथ ही साथ वो इन्फॉर्म करता है कि क्या फर्म ट्रेडिंग ऑन पॉलिसी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की पॉलिसी को अपना रही है। इन सब चीजों की हमें जानकारी कौन से रेशियो से मिलती है, यह पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो में डेट की अमाउंट कंपैरेटिवली कम है, इक्विटी ज्यादा है, तो हमारे पास इसका मतलब कैपेसिटी है, हम ज्यादा लोन अभी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में बताता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये कहता है कि जब कोई कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की अमाउंट ज्यादा यूज करती है और उसकी वजह से अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ा ले, तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होती है। तो डेट की अमाउंट ज्यादा होने से हमें इसका पता चल जाएगा। तो इस तरह जो सेकंड है ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 105। इसमें पूछा गया है रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज ए करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। दो स्टेटमेंट हैं, आप दोनों को पढ़ लें, सही कौन सा है इसका पता लगाएं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू एसर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन आवश्यक तौर पे चार्ज करना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाए। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि तो जो पहला स्टेटमेंट है इसके बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं, डिस्कस कर ही दिया है कि ये सही है या गलत है। फिर इसके बाद में जब आप बताऊंगा, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज हायर देन बुक वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू किसी एसेट की उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा हो तो डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। ऐसे केस में डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं चाहिए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए सेकंड गलत है। डेप्रिसिएशन जब हम अकाउंटिंग में चार्ज करते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकाउंटिंग के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन का मतलब है, यानी कि जो हम अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं, वहां पे डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जो किसी एसेट की वैल्यू है उस वैल्यू को हम उसके जो यूज करने का पीरियड है उस पीरियड में बांट देते हैं ताकि उस खर्चे को हम P&L में बांट करके चार्ज कर सकें। तो वहां पे केवल एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस से होता है, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द यूसेज ऑफ द एसेट। ये होता है कि कुल खर्चे को हम उतनी अवधि में बांट देते हैं जितनी अवधि में उस एसेट को यूज कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग पर्पज से डेप्रिसिएशन का मतलब बंटवारा होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि उसकी बुक वैल्यू ज्यादा है कि कम है। तो सेकंड रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट 1 ही केवल सही है कि ये हमें डेप्रिसिएशन का जानना जरूरी है अगर हम प्रॉफिट या लॉस जानना चाहते हैं। तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसलिए 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 106। इसमें पूछा है पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग व्हाट। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पेटी कैश बुक खुदरा रोकड़ बही बिजनेस में किस लिए यूज की जाती है, तो सही जवाब है ऑप्शन 2, पेटी एक्सपेंसेस पेड इन कैश। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं छोटे मोटे खर्चे, जैसे स्टेशनरी का खर्चा हुआ, रिक्शा का खर्चा हुआ, टेलीफोन बिल का खर्चा हुआ। तो ऐसे खर्चों के लिए जो हेड कैशियर होता है वो अपने पेटी कैशियर को यानी कि एक क्लर्क को कुछ अमाउंट दे देता है कैश में कि आप इसमें से हर रोज खर्चे करते रहें और एक पेटी कैश बुक बनाएं, उसमें इनको लिखते रहें। तो पेटी एक्सपेंसेस को लिखने के लिए पेटी कैश बुक बनती है, सेकंड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 107। इसमें पूछा है रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुल्ली एंड चूज ए करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट्स को केयरफुली पढ़ना है और तब ऑप्शन का चुनाव करना है। तो आप स्टेटमेंट पढ़ें, पहले क्या कहते हैं। पहला स्टेटमेंट है पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द बैंक। तो इसमें कहा गया है कि जो पासबुक है वो एक कस्टमर का बैंक में जो अकाउंट मेंटेन होता है वो उसी का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, यानी कि उसका विवरण होता है पासबुक। सेकंड ऑप्शन है वो कहता है कि ए बिजनेस फर्म पीरियडिकली प्रिपेयर से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विद द पासबुक
एज दीज टू शो डिफरेंट बैलेंसेस फॉर वेरियस रीजंस। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समय समय पे बीआरएस बनाते रहना चाहिए ताकि वो अपने कैश बुक के बैंक बैलेंस को और अपने बैंक अकाउंट के पासबुक के यानी कि उसके बैलेंस को मिलान करने के लिए बनाते रहना चाहिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पासबुक जो है वो किसी कस्टमर के यानी कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो बैंक अकाउंट होता है उसी का एक स्टेटमेंट रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसलिए इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि थर्ड। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखेंगे 108। द करंट लायबिलिटीज ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड आर रुपीज 1,50,000। करंट लायबिलिटी XYZ लिमिटेड की 1,50,000 है। करंट रेशियो 3:1 है। लिक्विड रेशियो 1:1 है। वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको निकालनी है, कितनी होगी। तो देखो हमें एक ये जानना होगा कि कोई जो हमें निकालना होता है उसका इनमें से कहीं ना कहीं रिलेशन पहले ढूंढना होता है। तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में एक रिलेशन होता है। इसका क्या होता है कि करंट रेशियो में ये करंट एसेट होती हैं और लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट होती हैं। दोनों ही रेशियो में जो करंट लायबिलिटी है वो कॉमन होता है और करंट एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी हम घटा दें, सॉरी, करंट एसेट्स में से अगर हम लिक्विड एसेट घटाते हैं तो इसका जो डिफरेंस रहता है वो रहता है स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस की जब जानकारी नहीं होती है तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है और ये मान लिया जाता है, ये अजम्पशन है, स्टैंडर्ड वेल एस्टेब्लिश्ड अजम्पशन है, ये मान लिया जाता है कि जो करंट एसेट्स हैं और जो लिक्विड एसेट्स हैं उनमें केवल स्टॉक का अंतर है। तो इसका मतलब हमें करंट एसेट जाननी है और लिक्विड एसेट जाननी है। उनको कैसे जान सकते हैं, हमें करंट रेशियो दिया है 3:1 और करंट लायबिलिटी दी है 1,50,000। 3:1 है करंट रेशियो, इसका मतलब है कि करंट लायबिलिटी अगर 1 है तो करंट एसेट 3 है। इसका मतलब 3 गुना है करंट एसेट करंट लायबिलिटी से। तो आप करंट एसेट जान सकते हैं 1,50,000 की 3 टाइम्स होंगी, 3 गुना, तो वो हो जाएंगी 4,50,000। अब आप जान सकते हैं कि जो लिक्विड रेशियो वो 1:1 है, तो इसका मतलब है लिक्विड एसेट 1 है और करंट लायबिलिटी 1 है, यानी कि करंट लायबिलिटी का 1 गुना, यानी कि दोनों बराबर है। तो जो करंट लायबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000, उसी के बराबर इस क्वेश्चन में लिक्विड एसेट भी है। तो लिक्विड एसेट लिख लेंगे 1,50,000। अब आपके पास करंट एसेट भी है, लिक्विड एसेट भी है। करंट में से लिक्विड घटा देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो स्टॉक की वैल्यू बचेगी। तो आप कैलकुलेट कर लें कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 3 लाख रुपीज और इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट देखिए 109। इसमें है द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू स्टेक होल्डर्स एज एंड व्हेन इट इज ड्यू इज नोन एज। एबिलिटी किसी बिजनेस की कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को अमाउंट पे कर सकता है एज एंड व्हेन इट इज ड्यू, जब ड्यू होगा, यानी कि जैसे ही पैसा ड्यू होगा वो पे कर सकता है। अगर किसी बिजनेस की ये क्षमता है तो उसको क्या कहते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी, यानी कि आपके पास इतना लिक्विड, हमेशा लिक्विड मतलब कैश मौजूद रहता है कि जब ड्यू होती है कोई पेमेंट आप तभी पे कर देंगे आसानी से। तो ये लिक्विडिटी मेंटेन करना कहलाता है। इसके लिए कोई संस्था कैश या कैश एट बैंक का बैलेंस बनाए रखती है अपने यहाँ पे पेमेंट के बराबर। तो लिक्विडिटी इसको कहते हैं, इसको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टनर हैज अग्रीड टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क फॉर एन अग्रीड रेम्यूनरेशन। जब कोई पार्टनर ये सहमत हो जाता है कि फर्म का जब डिसोल्यूशन होगा तो वो एक रेम्यूनरेशन प्राप्त करेगा एंड बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और रियलाइजेशन के जो खर्चे होंगे उनको खुद बियर करेगा। फर्म उसको कुछ पैसे देगी रेम्यूनरेशन और बाकी जो रियलाइजेशन का खर्चा होगा वो खुद मीट करेगा उसके बदले में। देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, तब क्या जर्नल एंट्री होगी इफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज मेड बाय द फर्म। अगर रियलाइजेशन के खर्चे फर्म ही पे कर दे तो क्या एंट्री होगी। अब देखो केस ये कह रहा है कि एक पार्टनर को जिम्मेदारी दे दी फर्म ने कि तुमको हम तुमको 10,000 रुपए दे देते हैं, ये आपका रेम्यूनरेशन है। अब सारे जो डिसोल्यूशन के खर्चे हैं वो आप खुद करोगे, तो उसको खुद करने थे। बट हुआ क्या कि डिसोल्यूशन का जब खर्चा हुआ, जब कोई काम आया तो अच्छा वो फर्म के पैसे में से ही दे दिया। तो फर्म क्या कहेगी कि हमने तो तुमको रेम्यूनरेशन दे दिया। अब कोई खर्चा अगर फर्म ने कर दिया है तो फर्म का कैश कम हुआ, लेकिन फर्म कहेगी कि कैश तो हमारा चला गया लेकिन हम तुम्हारे अकाउंट से इतना पैसा चार्ज कर लेंगे पार्टनर से। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उतना पैसा ले लिया जाता है। अब ट्राई करें क्या एंट्री हो सकती है, मैंने इसका क्लू दे दिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि बैंक अकाउंट तो फर्म का काम हो गया इसलिए क्रेडिट कर दिया है, पैसा फर्म ने दे दिया। बट ये
फर्म किससे ले लेगी? पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर को जिम्मेदारी वो ठहरा चुकी थी, तो पार्टनर की कैपिटल से इसको काट लेगी इतना पैसा। तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे 111। इसमें पूछा है कि जब प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी फाइनेंशियल एंटरप्राइज का, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड शुड बी क्लासिफाइड एज, उनको क्या कौन सी एक्टिविटी में क्लासिफाई किया जाएगा? कोई फर्म कैश फ्लो बना रही है, लेकिन वो जो फर्म है वो एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, फाइनेंस में वो लेन देन करती है, तो हमें बताना है कि एक जो फाइनेंस का काम करती है जो फर्म फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करना, उसके लिए कौन सी एक्टिविटी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि उस बिजनेस का यही मेन ऑपरेशन है, वो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उसी से अर्निंग करते हैं, तो ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट है 112, ए लिमिटेड, कोई ए लिमिटेड नाम की फर्म है, हैज अग्रीड टू पे परचेज प्राइस ऑफ बिल्डिंग ऑफ रुपीज 2,20,000, वो किसी बिल्डिंग का परचेज प्राइस 2,20,000 रुपए पे करेगी। हाफ द पेमेंट वाज मेड इन कैश, आधी पेमेंट कैश में करनी है, 1,10,000 कैश देने, इन रिमेनिंग हाफ बाई इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, और बाकी के जो रिमेनिंग हाफ 1,10,000 रह जाएंगे उसको 9% कूपन रेट वाले 100 रुपए प्रति एक के डिवेंचर से, जिसपे 10% प्रीमियम है, उससे उसको सेटल किया जाएगा। हाउ मच डिवेंचर विल बी इशूड फॉर पेइंग परचेज अमाउंट, परचेज अमाउंट पे करने के लिए कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, आप कैलकुलेट कर रहे हैं ऑप्शंस देख करके, फिर इसके बाद इसमें सॉल्यूशन में बताता हूं। तो आप इसमें देखेंगे कि 2,20,000 में से आधा तो कैश हो गया, तो अब जो पेमेंट करनी है फर्म को वो करनी है 1,10,000 की। अब इस 1,10,000 की पेमेंट करने के लिए जो डिवेंचर दे रहे हैं वो 100 रुपए का एक डिवेंचर है, लेकिन वो ये प्रीमियम पे दे रहे हैं 10% पे, तो 100 पे 10% प्रीमियम यानी कि 10 रुपीज प्रीमियम हो जाएगा, तो 110 रुपए का एक डिवेंचर हो गया। तो 110 रुपए के कितने डिवेंचर इशू करेंगे ताकि 1,10,000 की पेमेंट हो जाए? तो इसको आप कैलकुलेट कर लें कितना आ जाता है, 11 से इसको वन टाइम चला जाएगा, ये बच जाएगा 1,000, तो टोटल 1,000 डिवेंचर आप देंगे, 1,10,000 की पेमेंट हो जाएगी। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 1,000 रुपीज। नेक्स्ट देखेंगे 113। 113 कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड? टोटल 4 स्टेटमेंट है, इनमें से पता करें कौन सा सही है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस का मतलब इसमें केवल कैश का आना जाना ही लिखा जाता है, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसमें कैश नहीं आता जाता, इसलिए ये सही स्टेटमेंट है कि ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करता है। बाकी सब इनकरेक्ट है, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है, नहीं करता, रॉन्ग है। ओपनिंग बैलेंस इसका नहीं होता है, ये गलत है, ओपनिंग बैलेंस रहता है। कैश इसका ओपनिंग बैलेंस रहता है, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग का कैश रहता है। इट इंक्लूड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स रिलेटेड ओनली टू करंट पीरियड, ये भी गलत है, करंट पीरियड से कोई मतलब नहीं है। ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट आइटम दिखाता है जो करंट ईयर में रिसीप्ट्स है, पेमेंट है, इससे मतलब नहीं है कि वो खर्चा किस साल से, इस साल से रिलेटेड है कि नहीं है, वो इनकम या एक्सपेंडिचर किसी भी साल से रिलेटेड हो सकता है, बट रिसीप्ट या पेमेंट इस साल का होना चाहिए। नेक्स्ट है द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड, ऐसे खर्चे जो किसी कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड है उनको कहा जाता है क्या? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 2, प्रिलिमिनरी खर्चे, प्रारंभिक में जब कोई संस्था बनती है शुरुआती स्टेज में जो खर्चे होते हैं वो प्रिलिमिनरी खर्चे कहलाते हैं। नेक्स्ट है द रिकरिंग ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट इज ट्रीटेड एज, मेंटेनेंस ग्रांट के रूप में कुछ रिकरिंग ग्रांट्स होते हैं, उनको क्या ट्रीट किया जाता है? तो ग्रांट देखो बोलते क्या है, ग्रांट बोलते हैं जब किसी संस्था को किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई पैसा मिलता है, फंड मिलता है, तो उसको ग्रांट कहते हैं। किसी संस्था को सरकारी संस्थान से कोई पैसा मिलता है तो उसको ग्रांट कहते हैं। अगर ये ग्रांट बार बार मिलता हो यानी कि रिकरिंग नेचर का है तो इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 3, रेवेन्यू रिसीप्ट। अगर वो रिकरिंग नेचर का है तब उसको रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाएगा, अगर वो रिकरिंग नेचर का नहीं है तब उसको कैपिटल रिसीप्ट माना जाता है। नेक्स्ट है विच हुंडी इज सिमिलर टू डिमांड बिल, कौन सी हुंडी
डिमांड बिल के सिमिलर होती है। तो देखिए हुंडी है क्या? हुंडी भारत में आजकल जो हमें बैंकिंग दिखता है, ये जो बैंकिंग है ये ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग है। इससे पहले जो बैंकिंग जब ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बैंकिंग का काम करता था, यानी कि देसी महाजन, बनिया, साहूकार ये लोग जब या जमींदार ये जब पैसा उधार देते हैं, इनका काम करते थे, उस पे ब्याज लेते थे। ये उस समय प्रचलन में होता था हुंडी, अब प्रचलन में नहीं है। तो हुंडी अब प्रचलन में है नहीं, बट एज ए कॉन्सेप्ट अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। हुंडी डिफरेंट टाइप की होती थी। तो ये पूछा है कि कौन सी हुंडी ऐसी थी जो डिमांड बिल की तरह होती थी, ये पूछा है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 1 दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी जैसे डिमांड बिल होता है कि जब आप डिमांड करेंगे पैसा पेमेंट मिलेगा, ऐसी दर्शनी हुंडी होती थी कि जब आप दिखाओगे तब पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड सही नहीं है, यह बताना है। तो 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही हैं, एक जो सही नहीं है उसको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज ड्रॉन बाय डेटर, ये गलत है। डेटर ड्रॉ नहीं करता, आमतौर पे बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रेडिटर ड्रॉ करता है, डेटर एक्सेप्ट करता है उसको। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी ये करेक्ट है, क्रेडिटर ड्रॉ करता है। ये भी करेक्ट है, ये एक ऑर्डर होता है पेमेंट के लिए। और ये भी करेक्ट है कि इसको एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है ड्रॉई के द्वारा, यानी कि डेटर के द्वारा। नेक्स्ट इज कौशल एंड गुलाब आर पार्टनर्स इन ए फर्म। कौशल और गुलाब एक फर्म में पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 5:3 में। वो एडमिट करते हैं राजू को एक नया पार्टनर 1/7 शेयर के लिए प्रॉफिट्स में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 4:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है कौशल का और गुलाब का, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली जो ओल्ड रेशियो है वो भी दिया है और न्यू रेशियो है वो भी दिया है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो सकती है। कौशल का आप निकालेंगे कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, और ऐसे ही गुलाब का निकालेंगे कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है हमें, तो ओल्ड में से न्यू घटाएंगे तो हमें सैक्रिफाइस पता चल जाएगा। तो ओल्ड कौशल का हो जाएगा 5/8 और गुलाब का ओल्ड हो जाएगा 3/8। इसमें से इनके जो न्यू शेयर हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा इन्होंने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है। तो न्यू रेशियो ये है तीनों का, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौशल का जो न्यू रेशियो है वो 4 हो जाएगा 7। तो आप लिखेंगे 4/7। ऐसे ही गुलाब का लिखेंगे इसका 2/7, तो 2/7। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना आता है, तो आप कैलकुलेट कर लें कितना आ जाता है। इसका 56 जो है एलसीएम आ जाएगा और ये 56 आ जाएगा। अब आप चेक करके देख लें ये कितना आ जाता है, ये 35 है और इसको आप निकालेंगे 7 8 जा तो 8 4 32 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले को करेंगे 8 7 जा 56 7 3 जा 21 और ऐसे ही इसको 7 8 जा और 8 2 जा 16। अब आप माइनस कर लें, 35 में से 32 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3/56 और नीचे वाला आ जाएगा 21 में से 16 गए तो 5/56। तो इस तरह 3/56 और 5/56 यानी कि 3:5 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखें, a company forfeited 200 shares of ₹100 each, 70 rupees called up per share, on which shareholder paid ₹50 per share। ये कह रहे हैं कि एक कंपनी ने फॉरफिट करे 200 शेयर, एक शेयर 100 रुपए का था, लेकिन जो कॉल्ड अप अमाउंट था शेयर पे कंपनी ने आज तक मांगा था वो 70 था और शेयर होल्डर ने जो आज तक पे किया था वो 50 था, यानी कि 20 रुपए अनपेड थे, जिनकी वजह से ये फॉरफिट हो गए। दिस शेयर्स वर रीइश्यूड, अब ये शेयर रीइश्यू कर दिए एट ₹80 फुल्ली पेड अप पर शेयर, 80 रुपए के रेट में फुल्ली पेड अप मान करके। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि 100 रुपए का था, तो कंपनी ने रीइश्यू करते समय क्या कहा है कि हम 100 रुपए का मान रहे हैं पे, लेकिन 80 रुपए में ही हम रीइश्यू कर रहे हैं। तो रीइश्यू के टाइम पे कंपनी डिस्काउंट दे रही है इस शेयर पे 20 रुपए पर शेयर का। 80 रुपए में इश्यू कर रही है फुल्ली पेड अप यानी कि 100 रुपए पेड अप, तो 20 रुपए डिस्काउंट दे रही है रीइश्यू पे। हमें पूछा है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द रीइश्यू एंट्री विद, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट रीइश्यू के टाइम पे कितने से डेबिट किया जाएगा। अब होता क्या है कि जब कोई कंपनी रीइश्यू करती है तो आज की डेट में कोई कंपनी रीइश्यू करते समय कोई डिस्काउंट नहीं दे सकती है।
हाँ, कंपनी अगर डिस्काउंट देती है तो वो डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट में से दे सकती है जितना उसने फॉरफिट कर रखा था। तो इन शेयर्स पे हमें पता है कि 200 रुपए ये जो थे फॉरफिट जब किए थे तो 70 रुपीज कंपनी ने मांगे हुए थे और 50 रुपये जो थे वो लोग दे चुके थे। तो जो दे चुके थे वो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए थे। तो 50 रुपए पर शेयर कंपनी फॉरफिट करे बैठी है एक शेयर पे। यहाँ पे कंपनी आसानी से 20 रुपए रीइश्यू पे डिस्काउंट दे सकती है। अच्छा, कितना तक दे सकती है ये कंपनी डिस्काउंट? जितना उसने पर शेयर फॉरफिट कर रखा है, यानी कि 50 रुपए तक दे सकती है चाहे तो डिस्काउंट। अब वो जितना डिस्काउंट देगी उतना अमाउंट फॉरफीचर से ले लेगी और उसे डेबिट कर देगी। तो 20 रुपए डिस्काउंट दे रही है इसलिए आसानी से 50 में से 20 इसको मिल जाएगा। तो 20 रुपए पर शेयर ये फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा रीइश्यू की एंट्री में। तो 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से 2000 शेयर्स पे आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा निकल करके कितना, 4000 रुपीज। 200 इंटू 20 आप कर लेंगे, 4000 रुपीज रीइश्यू के टाइम पे फॉरफिटेड अमाउंट डेबिट करना होगा। नेक्स्ट देखेंगे 120, in which system the monetary effect of a transaction is taken into account in the period in which they are earned rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterprise। इसमें पूछा है कि कौन से सिस्टम के तहत मोनेटरी इफेक्ट किसी ट्रांजैक्शन का अकाउंट पे लाया जाएगा, यानी कि रिकॉर्ड किया जाएगा उस पीरियड में जिस पीरियड में वो अकर हुआ है, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन अकर हुई है, अर्न हुआ है पैसा, रादर देन बजाय इसके कि जब एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है। यानी कि वो ये उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें किसी ट्रांजैक्शन को उसकी अर्निंग के पीरियड के हिसाब से, अकरेंस के पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कैश प्राप्त होने के हिसाब से। तो ये कौन सा सिस्टम होता है अकाउंटिंग का? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 2, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस सिस्टम जो होता है अकाउंटिंग का वो ये कहता है कि हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते, हम तो इस बेस पे रिकॉर्ड करते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन अकर कब हुआ है, यानी कि किस पीरियड में कोई इनकम हुई है और किस पीरियड में कोई एक्सपेंस हुआ है, तो उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस सिस्टम है, इसी को मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। कोई भी आम जितनी कंपनीज जो होती हैं, बड़ी संस्थाएं होती हैं, वो सब एक्रूअल बेसिस सिस्टम पे P&L अकाउंट अपने बनाती हैं। नेक्स्ट है द ओपिनियन एंड बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज। एटीट्यूड का जो दृष्टिकोण होता है लोगों का, उसमें ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट जो हिस्सा होता है उसके बारे में पूछा गया है, वो क्या है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है उसका हमें पता लगाना है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट, यानी कि वो कॉग्निटिव का मतलब जिसकी जानकारी होती है, संज्ञानात्मक घटक इसको कहते हैं। एक व्यक्ति की ओपिनियन जो पहले से है या उसका बिलीफ जो पहले से है, उसकी जानकारी पहले से है, इसका मतलब उसको ज्ञान उस चीज का पहले से है, इसी को कॉग्निटिव कंपोनेंट कहते हैं। द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 ने इनमें से कौन से एक्ट को रिप्लेस किया? इससे पहले कौन सा एक्ट था जिसकी जगह अब ये नया एक्ट बना, ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 1, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। नेक्स्ट है a principle of enlightened marketing that requires that a company seek real product in marketing improvements। इसमें पूछा गया है एनलाइटेंड मार्केटिंग का एक प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी चाहती है रियल प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग इंप्रूवमेंट्स, और मार्केटिंग में इंप्रूवमेंट मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहती है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब क्या है? इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, इनोवेटिव मार्केटिंग। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? बैंकिंग और इंश्योरेंस किस टाइप की इंडस्ट्रीज में आते हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 3, टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज, इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, जितनी भी सर्विसेज हैं वो टर्शियरी इंडस्ट्रीज में आती हैं। नेक्स्ट है स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स एज। स्टाफ अथॉरिटी ये वर्क करती है किस तरीके से? तो गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन है उनके हिसाब से जवाब देना है।
स्टाफ अथॉरिटी ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे रिलेटेड टर्म है। सही जवाब है ऑप्शन डी, एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर्स। जो स्टाफ अथॉरिटी होती है, स्टाफ अधिकारी जो होते हैं, उनका काम होता है एडवाइस देना सर्टेन मैटर्स पे। जो लाइन अथॉरिटी होती है वो आदेश देती है और लाइन अथॉरिटी को ये एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनमें से कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा या एलिमेंट कौन सा नहीं है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, मेजरमेंट। बाकी एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट है, ए पार्टनरशिप डीड जनरली डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। आमतौर पे एक पार्टनरशिप डीड में इनमें से क्या नहीं होता, ये पूछा है। तो पार्टनरशिप डीड एक अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, इनमें से कौन सी चीज उसमें आमतौर पे नहीं मिलती है, यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन 2, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। फर्म के एम्प्लॉइज की लिस्ट उसमें आमतौर पे नहीं रहती है, उसमें फर्म का नाम रहता है, फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनके नाम रहते हैं, बिजनेस की ड्यूरेशन रहती है, और प्रोसीजर फर्म का डिसोल्यूशन है ये भी हो सकता है। बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आमतौर पे फर्म के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी कोई जानकारी इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है, इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर टू। जो बैलेंस ऑफ अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ अकाउंट पेमेंट अकाउंट, उसमें इनविजिबल किसको कहा जाता है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 2, सर्विस ट्रांजैक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो मर्चेंडाइज होते हैं वो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, और जो इनविजिबल्स होते हैं वो सर्विस ट्रांजैक्शन होते हैं। नेक्स्ट है, an organized movement of citizens and government agencies to improve the right and power of buyers in relation to sellers। ये कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है सिटीजन्स के द्वारा और सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य होता है कि इंप्रूव करें राइट और पावर बायर्स का सेलर्स के रिलेशन में, यानी कि सेलर्स की तुलना में हम बायर्स के जो राइट्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको पावरफुल बनाएं। ये मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, कंज्यूमरिज्म। इसको कहा जाता है कंज्यूमरिज्म, यानी कि कंज्यूमर के बारे में सोचना, उसके राइट्स या उसकी जो पावर है उसको इंप्रूव करना। नेक्स्ट है, अ टेम्परेरी प्राइसिंग इन विच कंपनी सेल्स प्रोडक्ट बिलो द लिस्ट प्राइस एंड समटाइम्स इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज शॉर्ट रन सेल। इसमें पूछा गया है कि एक टेम्परेरी तरीका होता है प्राइसिंग का, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है लिस्ट प्राइस से भी कम पे, जो लिस्ट प्राइस है उससे कम पे बेचती है, कभी कभी कॉस्ट से भी कम पे बेच देती है शॉर्ट रन में सेल इंक्रीज करने के लिए। ये किस टाइप की प्राइसिंग है? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन 1, इसको प्रमोशनल प्राइसिंग कहते हैं, ताकि कंपनी प्रमोट करती है, अपनी सेल को तेजी से बढ़ाना चाहती है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करती है। नेक्स्ट है, मनी इज व्हाट मनी डज। ये एक डेफिनेशन है थिंकर की कि मनी वह है जो मनी का काम करता है। दिस डेफिनेशन ऑफ मनी वाज गिवन बाय, ये किसने दी है ये डेफिनेशन? तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1, वॉकर। नेक्स्ट है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट कॉर्प, POSD CORP। ये एक टर्म है जो हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बताती है, और ये किसने दिया है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने ये टर्मिनोलॉजी हमें दी है जो मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बताती है। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड। अब ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, उसमें जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है उसके भी अपने स्टेप होते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेप ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस का हिस्सा है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब का पता लगाना है। सही है ऑप्शन 3, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको असाइन किया जाता है लोगों को, ये ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है। बाकी डेवलपिंग प्रीमिसेस, सेटिंग, ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग, अल्टरनेटिव ये प्लानिंग की प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज गेट एस्टैब्लिश्ड। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था यह बताना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं इसमें एचटेट ने, अथॉरिटी ने, बोर्ड ने दोनों ऑप्शंस को सही माना है, ऑप्शन 1 को भी और 2 को भी, 47 भी और 48 भी।
उसका कारण ये है कि जो गेट था, गेट पे जो साइन हुआ था इसके ड्राफ्ट पे, वो तो हुआ था अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1947 में साइन हुआ था इसके ड्राफ्ट पे। तो तब से इस्टेब्लिश माना जाता है, कुछ लोग ये मानते हैं। टोटल 23 कंट्रीज थे जिन्होंने इस पे साइन किया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन देशों की मीटिंग हुई थी, कुछ देशों की, कि हम टैरिफ को कम करें, ट्रेड को सुविधाजनक बनाएं दुनिया में, उसके लिए, उसके बारे में। तो मीटिंग तो ये हुई थी एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, लेकिन इस पे कुछ देश सहमत नहीं थे, खासतौर पे अमेरिका, इसलिए ये बन नहीं पाई ये संस्था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक व्यवस्था बना लेते हैं जिसपे हम अलग अलग दौर में बात करते रहेंगे। तो उस व्यवस्था को नाम दिया गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, अक्टूबर 1947 में। हालांकि जो गेट था वो फोर्स में आया था 1 जनवरी 1948 से, 1 जनवरी 1948 से ये फोर्स में आया। तो इसलिए इसको कुछ लोग स्थापना यहीं से मान लेते हैं, कुछ यहाँ से मान लेते हैं, और इसलिए बोर्ड ने ये दोनों ही आंसर सही माने थे, फर्स्ट भी और सेकंड भी। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट आर इंक्लूडेड अंडर विच फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कई फैक्टर्स होते हैं, तो कौन से फैक्टर में इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट आते हैं? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 1, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि आर्थिक पर्यावरण का हिस्सा है इंटरेस्ट रेट भी और इन्फ्लेशन रेट भी। Which of the following is included in Fayol's principles of management? इनमें से कौन सा फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है, यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। बाकी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ये टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके पार्ट हैं। ये हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज इज। इसमें पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो ज्यादा सूटेबल हो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनकी एक्टिविटीज डाइवर्सिफाइड हो, डिफरेंट टाइप की हो, उनके लिए कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल होगा। तो गिवन ऑप्शंस में से, हालांकि जहां पे डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनकी नेचर अलग होती है, वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज की बात है, और एचटेट वालों ने, यानी कि जो बोर्ड है उसने, भवानी बोर्ड ने, इस केस में इन दोनों को ही सही माना है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, डिविजनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल स्ट्रक्चर। Which one of the following is the characteristics of transactional leader? जो ट्रांजैक्शनल लीडर होते हैं इनमें से कौन सी उनकी विशेषताओं से संबंधित है, यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 2, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंधन। दरअसल जो ट्रांजैक्शनल लीडर होते हैं उनकी दो मेन फीचर्स रहती हैं। एक तो कंटिजेंट रिवार्ड, यानी कि जब लोग अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवार्ड देते हैं, इससे लोग मोटिवेट होते हैं। दूसरा, ऐसे लीडर्स की विशेषता होती है कि वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का तरीका अपनाते हैं, यानी कि जब काम होता है तो वो ये देखते हैं कि एक्सेप्शनल जो केसेस हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरह सेकंड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, इंटरनल एलिमेंट्स दैट में इंटरफेयर विद द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ऐसे इंटरनल एलिमेंट जो इंटरफियर कर सकते हैं एक कंपनी की एबिलिटी में, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने में, वो कौन से हैं। मतलब एक कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, इस एबिलिटी में कौन से इंटरनल एलिमेंट इंटरफियर कर सकते हैं, कुछ इंटरनल एलिमेंट इंटरफियर कर सकते हैं, वो क्या माना जाएगा, क्या वो कंपनी की स्ट्रेंथ होगी, वीकनेस होगी, अपॉर्चुनिटी होगी या थ्रेट होगा। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है उसको कहेंगे ऑप्शन 2, वीकनेस। दरअसल इंटरनल जो कंपनी के एलिमेंट होते हैं, इंटरनल कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ हो सकती है, उसके पास अच्छा फाइनेंस है, उसकी वीकनेस हो सकती है, फाइनेंस की कमी है उसके पास। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वहां पे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं, बाहर से मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, सब जो कस्टमर है वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं हमारे जैसे सामान की, तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
और कॉम्पिटिटर ज्यादा आ गए हैं तो वो थ्रेट हो सकता है। तो जो SWOT एनालिसिस होता है उसमें हम SWOT इन चीजों के ऊपर किसी संस्था को एनालाइज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस और उसकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये इंटरनल होते हैं और ये दो एक्सटर्नल होते हैं। नेक्स्ट है डैश अकर्स इफ अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट्स इन ए स्मॉलर परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। इसमें कहा गया है कि इनमें से क्या होता है जब इनपुट्स यानी कि जो हम जब उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो जिन चीजों का हम यूज करते हैं उनको इनपुट कहते हैं, आगत कहते हैं। जब हम इनपुट्स में एक परसेंटेज इंक्रीज करें और उसकी वजह से जो आउटपुट निकलेगा, जो उत्पादन होगा, उसमें कम परसेंटेज इंक्रीज हो, जैसे इनपुट्स में सपोज करिए 20% इंक्रीज हो जाए लेकिन आउटपुट में 10% इंक्रीज हो, कम इंक्रीज हो, तो वो क्या किस टाइप का रिटर्न्स कहलाता है, यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन ए डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल, जिस पैमाने पे, जिस स्केल पे हम इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं उस स्केल पे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि हमारे कम स्केल पे बढ़ रहे हैं जो आउटपुट है, तो उसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स कहा जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज कैन बी डेलीगेटेड, इनमें से क्या डेलीगेट किया जा सकता है, यह पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब होगा ऑप्शन बी अथॉरिटी। अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है। एक ऑफिसर अपना कोई अधिकार अपने किसी अधीनस्थ को सौंपता है तो उसको कहते हैं अथॉरिटी डेलीगेट करना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, टू इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हु डिटरमाइन द कैश रिजर्व रेशियो, कौन डिटरमाइन करता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो हमारे देश में जो रेगुलेटरी बॉडी है वो बाकी बैंकों के लिए एक रेशियो तय करती है कि आप जितने डिपॉजिट अपने यहाँ रख रहे हो उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमारे यहाँ पे आप रिजर्व में रखोगे। तो वो बॉडी कौन सी है, बस ये पूछा है। गिवन ऑप्शन में सेंट्रल बैंक सही जवाब है। हमारे यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशियो को तय करता है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट है efficiency through work simplification and standardization is focused by। efficiency सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से इसको फोकस किया है किसने, तो उस थिंकर का नाम बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में कई टेक्निक्स बताई हैं, उनमें से ही सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन भी एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है द सेक्रेटरिएट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सार्क, जो सार्क है इसका सचिवालय कहाँ स्थित है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी काठमांडू, नेपाल में इसका सचिवालय स्थित है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बैंक इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक किस टाइप का बैंक है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन फोर स्पेशलाइज्ड बैंक, यह एक स्पेशलाइज्ड बैंक है। स्पेशलाइज्ड बैंक ऐसे होते हैं जो किसी स्पेशल मकसद से खोले जाते हैं। तो इंपोर्ट बैंक एक्सपोर्ट बैंक जो है वो इंडिया में फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, खासतौर पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, उसका स्पेसिफिक पर्पज है, इसलिए यह एक स्पेशलाइज्ड बैंक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है among the following sources which one is an internal recruitment source, इन सोर्सेज में से कौन सा सोर्स इंटरनल रिक्रूटमेंट का सोर्स है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन फोर ट्रांसफर एक संस्था में, उस संस्था के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किसी को ट्रांसफर किया जाता है, तो ये रिक्रूटमेंट का एक इंटरनल सोर्स है। बाकी जो है ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है डैश इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द फर्म earns from producing and selling an additional unit of output। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो फर्म एक एडिशनल यूनिट आउटपुट से या उसको सेल करने से अर्न करती है, उसको क्या कहते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन टू मार्जिन, ऑप्शन वन मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कुछ भी बोले, मार्जिनल का मतलब होता है एक यूनिट बढ़ा देने से जो चेंज आता है, एक यूनिट बढ़ा देने से उत्पादन बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन कहा जाता है, एक यूनिट बढ़ाने से
कॉस्ट जितनी बढ़ती है मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, 1 यूनिट बढ़ाने से प्रॉफिट जितना बढ़े उसको मार्जिनल प्रॉफिट कहेंगे। नेक्स्ट है a desire to satisfy one's interest regardless of the impact on the other party to the conflict। कॉन्फ्लिक्ट के केस में डिफरेंट पार्टीज हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक पार्टी की डिजायर कि वो अपना इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना चाहता है, दूसरी पार्टी पे उसका क्या इंपैक्ट होगा इस बात को ध्यान में रखे बिना, दूसरे से कोई मतलब नहीं, केवल अपने से मतलब है, तो उसको क्या कहेंगे। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 3 कंपीटिंग। इस सिचुएशन को कंपीटिंग कहा जाता है। कोलैबोरेटिंग वो सिचुएशन होती है जब कोई पार्टी डिजायर करती है पूरी तरह से सेटिस्फाई कि जो भी पार्टीज हैं वो सेटिस्फाई हो दोनों ही पार्टी, तो उसको कोलैबोरेटिंग कहा जाता है। अवॉइडिंग कहा जाता है जब कोई पार्टी विड्रॉ करती है, यानी कि कोई कंफ्लिक्ट की सिचुएशन आती है तो वो वहां से हटना पसंद करती है, तो अवॉइडिंग कहा जाएगा। कंप्रोमाइजिंग कहा जाता है कि एक पार्टी जब देखती है कि कोई कंफ्लिक्ट जो है उसमें ये कहती है कि ठीक है हम कुछ गिव अप कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन कंफ्लिक्ट समाप्त हो जाए, तो उसको कंप्रोमाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट्स कैश इनफ्लोज यानी कि बेनिफिट्स माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज नोन एज। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है उसके इनफ्लोज यानी कि उससे जो आमदनी होने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू और उसके आउटफ्लोज यानी कि उस इन्वेस्टमेंट में जो हम पैसा लगाएंगे खर्च करेंगे उसके उसकी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालें और जो इनफ्लोज हैं उनमें से आउटफ्लोज घटा दें, तो वो क्या कहलाता है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब ऑप्शन है, उसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। यह बताता है कि किसी इन्वेस्टमेंट से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पे कितना अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु हैज प्रपोज्ड द नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी। नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी किसने प्रपोज की है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन 3 डेविड मैकलेलैंड। तो ये था हरियाणा का एचटेट पीजीडी से रिलेटेड जो होता है लेवल 3 बोलते हैं उसका पेपर। और ऐसे ही बाकी पेपर्स देखने के लिए, उनकी सॉल्यूशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया है तो आपको और भी बहुत सारे इस तरह के पेपर्स फुल्ली एक्सप्लेन मिलेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।